जो क्लास में करने कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने ये देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है और उसका काम क्या होता है, वो चार्ज को ना अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और कैपेसिटर भी हमने दो तरीके के देखे थे, एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर और एक देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो है, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हमने कल डिराइव करा था, छोटा सा डेरिवेशन था, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये दो हमने करे थे। अब आप ये देखिएगा कि जो वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है, हमने दो तरीके के कैपेसिटर देखे थे। एक देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट करा गया कि अगर किसी भी हम कंडक्टर की बात करें, कोई ऐसा कंडक्टर जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख सकता है, तो उस वो जितना भी चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, वो चार्ज जो है वो वोल्टेज के यानी कि पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो एक इक्वालिटी साइन लगाते हैं, तो इक्वालिटी साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो वो सी हो गया। तो Q इज इक्वल टू सी भी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सी होता है ना, यहाँ पर जो सी होता है, इस सी को ही हम कैपेसिटर बोल देते हैं, कैपेसिटेंस बोल देते हैं। और कैपेसिटेंस की यूनिट मैंने आपको कल बताया था कि ये होती है फैराड, FARAD, फैराड। ठीक, तो आप ये देखिए कि ये फैराड हो गई कैपेसिटेंस की यूनिट। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस में जो सी है ये क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर एक स्फीयर है और स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आप ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों के तीनों तो कांस्टेंट है, उसमें आपको बस रेडियस मल्टीप्लाई करना है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हमने देखा था एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें हमने निकाला था कि उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वैल्यू आई थी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ए क्या था, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमने दो बहुत छोटी छोटी डेरिवेशंस थी। अगर प्रॉब्लम आए तो देख लेना, आधे घंटे का वीडियो है बस। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये दो डेरिवेशंस थी इनकी। अब इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, जो हमने कैपेसिटर वाला स्टार्ट करा है। दोबारा से ये समझते हैं कि हमारे पास ना जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली 5 तरीके की चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं। दो तो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, और 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। जैसे इंग्लिश में सुना है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एक तो होता है FET, फील्ड इफेक्ट डायोड, FED, फील्ड इफेक्ट डायोड। वो डायोड हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, उसको अभी छोड़ दीजिए, सेमीकंडक्टर्स में आएगा। एक होता है BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो भी चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा करते थे, लेकिन सिलेबस से हट चुका है, पिछले 2 साल से सिलेबस में नहीं है। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में मैं बस फील्ड इफेक्ट डायोड पढ़ूंगा, और वो भी बहुत लिमिटेड है, उसमें भी कोई डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम पैसिव कंपोनेंट्स में। तो ये दो तो हो गए डायोड और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर शब्द सुना होगा आपने खूब, ठीक है। और जो ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, ये ट्यूबलाइट भी लाइट एमिटिंग डायोड है, तो ये भी डायोड ही है, तो ये भी एक्टिव कंपोनेंट है। उसके अलावा 3 होते हैं पैसिव, वो कहते हैं ना लाइट एमिटिंग डायोड को LED बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो है, ये तो 2 हो गए हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना। ट्रांजिस्टर तो हट ही गया है सिलेबस में से, नहीं करना उसको। डायोड भी लिमिटेड है, वो चैप्टर नंबर 14 में करेंगे, उसका नंबर आएगा लगभग अक्टूबर नवंबर में जाकर जब हम उसको पढ़ेंगे। तो अब आप ये देखिएगा, अब 3 होते हैं पैसिव कंपोनेंट, जिसमें एक आप जानते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता है
एक होता है कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टेंस। ये तीन तरीके की चीज़ें होती हैं, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली बताते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो पंखा है या ट्यूबलाइट चल रही है या एसी चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है, तो हर चीज़ क्या करती है, करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा करती है, यानी कि वो करंट को कंज्यूम करता है। तो कितना कंजम्पशन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो उसके रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेसिस्ट का मतलब एब्जॉर्प्शन, कितना करंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक, ये तो रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस का जो सिंबल है वो आप लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में आपने देखा होगा, ऐसे जिगजैग लाइन्स बने होते हैं। ठीक है, ये वायर है, तो ये इधर से वायर आ रही है, यहाँ पर ये जिगजैग पाथ आ गया। इसका मतलब क्या है कि वायरिंग में आपने कोई बल्ब लगा रखा है, या वायरिंग में आपने कोई फैन कनेक्ट कर रखा है, या कोई टीवी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, कुछ भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपने लगा रखा है तो इट ऑफर्स अ रेसिस्टेंस, उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी, ये जो मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटेंस इज दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ पर देख सकते हैं हम, बैटरी के अंदर। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बड़ी अगर बैटरी देखी हो, ठीक, तो जो ट्रकों में लगी रहती है, पहले घरों में भी लगी रहती थी बैटरी और इन्वर्टर, ठीक है, एक छोटी सी बैटरी होती है जो कार में लगी रहती है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसके अंदर ना 6 होल्स होते हैं, और उन होल्स के अंदर पानी डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मलाइज रखने के लिए, कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। अगर उसको कभी आप खोल कर देखेंगे, टॉर्च से देखें उसके अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि आपको ऐसी 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 पैरेलल लाइन्स दिखाई देगी। तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखती है। तो यहीं से इसका सिंबल बन गया। इसका सिंबल ये होता है कि इधर एक वायर लगाएंगे और ये दो पैरेलल लाइन्स बनाएंगे और इधर एक वायर लगाएंगे, ठीक है। तो दिस स्टैंड्स फॉर आर, आर इज फॉर रेसिस्टेंस, दिस इज फॉर सी, सी फॉर कैपेसिटेंस। एक अगला है वो चैप्टर नंबर 7 में करेंगे, उसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर को ऐसे कॉइल बना देते हैं, इंडक्टर में ऐसे कॉइल बना देते हैं। इंडक्टर का क्या काम होता है, इंडक्टर अपने अंदर करंट को भी रोकता है, चार्ज को भी रोकता है, और ग्लो करने लगता है, जलने लगता है बुरी तरह से, ठीक है। तो जितने भी कोई कहते हैं कि नहीं हमारा तो इतना बड़ा स्मार्ट गीज़र लगा हुआ है और हमारे पास तो ऐसा गीज़र है, रिमोट से चलने वाला गीज़र है, भाई कैसा भी गीज़र लगा हुआ हो, सर्दियों में गीज़र यूज़ करते हैं, कैसा भी गीज़र लगाओ उसके अंदर बस एक कॉइल होती है और कुछ नहीं होता, और उसको अच्छा सा डिज़ाइन बना देंगे, उसके बाहर वो लगा देंगे, एक लाइट वाइट लगा देंगे, कुछ और नई चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है ना, पानी गर्म करना है भाई, तो पानी गर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, अलॉय की कॉइल बनाते हैं। इस कॉइल को ही हम इंसुलेटर बोल देते हैं, इंडक्टर बोल देते हैं। इंडक्टर इसको बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर, अब मैं जरा पूरा फोकस अपने लेकर आता हूँ कैपेसिटर पर। कैपेसिटर का क्या काम है, रेसिस्टेंस का क्या काम है, करंट को रोक कर रखना। कैपेसिटर का क्या काम है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो इसका मतलब वाइडली, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बैटरीज, बैटरीज के अंदर यूज होता है। हम बैटरी लेकर आते हैं, बैटरी को रिमोट के अंदर डाल देते हैं, तो बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर्ड है। जैसे ही उसको रिमोट का सर्किट मिला, तो उसने चार्ज को लिबरेट करना शुरू करा। आप बटन दबाते हैं तो एसी ऑन ऑफ हो जाता है, टीवी चलता है रिमोट से, ठीक है। चलिए जी, अब मैं कैपेसिटर पर आता हूँ। तो जैसे शुरुआत में आपने 10th क्लास में रेसिस्टेंस पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या पढ़ा था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ले आते थे, इसको बोलते थे R। तो R क्या कहलाता था, रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर क्या ले आया, कॉन्स्टेंट C, दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक। अच्छा, तो अगली चीज़ आपने क्या पढ़ी थी, याद करिएगा, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि रेसिस्टेंसेस जो है, रेसिस्टेंसेस को हम दो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। वैसे ही कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का भी है, वैसे ही कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का भी है। और अभी देखिएगा, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये बता दें पूरा, ये सिर्फ इंट्रो के लिए बता रहा था, आगे का टॉपिक अभी हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल वाला।
तो आप कैपेसिटर वाला पोर्शन खोल लीजिए, नोट्स में पहुंच जाइए, वहाँ पर मैं 1 मिनट में आया बस। हाँ जी, इसमें गलत है, मतलब अलग है। हाँ, किसने बताया? सही बताया। कैपिटल आई जो है वो आएगा डायरेक्ट करंट के लिए, स्मॉल आई आएगा, नहीं स्मॉल आई ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई, तो वो जो लिखवाया है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है स्मॉल आई, और डायरेक्ट करंट के लिए होता है कैपिटल आई। कोई बात नहीं, डिफरेंस तो उन्हें पता है लेकिन थोड़ा सा गलत पता है ऐसे। मतलब डायरेक्ट करंट के लिए आप ये देखिए कि आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, और 10th क्लास में ही आपने ये पढ़ा था ओम्स लॉ। अब इसके बाद अब आप 12th क्लास में दोबारा से अब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पहली बार पढ़ने वाले हैं 12th में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ये देखेंगे कि करंट जो है ना वो साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई होकर चलता है आगे, साइनोसॉइडली वेरी करता है वो, तो इसलिए वो उन्होंने गलत बता दिया, छोड़ दो उसको। चलिए जी आगे चलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आप इधर आइए, पेज नंबर नोट्स निकालिएगा। हाँ जी, अब आ जाइए पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर। आयुषी फ़ोन है अभी? फ़ोन है? मैं नोट्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे नोट्स में 2 दिन और दे दीजिए, मैं वो निकलवा कर दे दूँगा। वो मेरे पास फर्स्ट वाले चैप्टर है, तो फिर कल ही देता हूँ। ठीक है ठीक है, फिर कल ही देता हूँ फर्स्ट चैप्टर के ना। अच्छा आप देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, पेज नंबर 33 पर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। Capacitors in
एंड पैरेलल। अगर इस तरीके से एक के पीछे एक रेसिस्टेंसेस को जोड़ा गया है तो इनको क्या बोलते हैं कि ये सीरीज में है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपने 10th क्लास में करा होगा कि दिवाली पर जो लड़ी लगती है उसमें एक ही वायर होता है, उसमें एक के पीछे एक बल्ब जुड़े रहते हैं। एक बल्ब खराब हुआ तो सारी की सारी लड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 1 2 3 या 4 5 6 7 कितने भी जो कैपेसिटर्स हैं, अगर कैपेसिटर्स को एक के पीछे एक जोड़ते चले जाते हैं तो वो सीरीज में हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंसेस जो है ये ऐसे अगर जोड़ दिए तो पैरेलल में हो गए। कैपेसिटर चलो 2 जोड़ देते हैं, तो 2 अगर हमने जोड़ दिए तो ये भी पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने रेसिस्टेंसेस में देखा था। इसका एग्जांपल आपको पता ही है कि जो हम घरों में जितने भी जैसे टीवी मेरे को चालू करना है, टीवी का अलग स्विच है, फ़ैन मेरे को चालू करना है, फ़ैन का अलग स्विच है, तो हर एक अलग अलग वायर से जुड़ रहा है। ये मान लीजिए टीवी का है तो टीवी अलग वायर से जुड़ रहा है, फ्रिज अलग वायर से जुड़ा हुआ है, बल्ब अलग वायर से जुड़ा हुआ है, तो तीनों अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं। अब प्रैक्टिकली इसको कहाँ पर देखते हैं हम कैपेसिटर को, तो हमने कहा भी कैपेसिटर हम देखते हैं रिमोट में। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, तो रिमोट के अंदर जो बैटरी होती है, बैटरी का काम है चार्ज को स्टोर करना। इसको खोल कर देखिए तो आप ये देखिए कि एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो आप ये कहेंगे जी पैरेलल ही देखा, नहीं सीरीज़ भी देखा मैंने, मैं दूसरा भी रिमोट लेकर आया हूँ। ये देखिएगा, ये आजकल वो चल रहा है ना अमेजन फायर टीवी स्टिक, तो इसमें क्या है, इसमें सीरीज़ कनेक्शन है, इसमें एक के पीछे एक बैटरी लगी हुई है, तो एक बैटरी इधर एक बैटरी उसके पीछे। तो जब एक के पीछे एक कोई चीज़ लगती है चार्ज स्टोर करने वाली चीज़, तो वो क्या कहलाता है सीरीज़ कनेक्शन। और जब ऐसे लगता है कि भाई एक ऊपर लगा हुआ है बैटरी, एक नीचे लगी हुई है, तो उसको क्या कह देते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब आगे चलते हैं। एक फंडा याद रखना है कि जब भी कभी हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। ठीक है, 10th में करा होगा, खूब अच्छे से याद होगा। सीरीज़ में करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें यही है कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो इन सीरीज करंट, और ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज remains same and voltage divides. तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है, तो करंट या चार्ज एक ही बात है। अब ये एक ही बात कैसे है भाई, एक ही बात इस वजह से क्योंकि मेरे को मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो इसका मतलब I Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट सेम रहने वाला है तो हमारा चार्ज भी सेम रहने वाला है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही न्यूमरेटर में लिखे हुए। तो करंट सेम, तो इसका मतलब हमारा चार्ज भी सेम। ठीक, अच्छा जी। अब दूसरा, इसको इस चीज़ से भी कंपेयर करके देखा जा सकता है कि ओम्स लॉ में आपने देखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर आपने देखा था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में सेम है, V दोनों में सेम है, और जो अलग अलग है वो I है। तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q भी है। V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो फिर चार्ज भी बढ़ेगा। तो यानी कि करंट जैसे बिहेव कर रहा है चार्ज भी वैसे बिहेव कर रहा है। करंट बढ़ रहा है तो फिर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो करंट और चार्ज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज एंड वोल्टेज डिवाइड्स। अब क्या करेंगे, सीरीज की बात कर रहे हैं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करके तीनों को किसी ना किसी बैटरी से तो जोड़ेंगे, तो किसी बैटरी से जोड़ दिया।
या किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, तो ये वोल्टेज सोर्स का या बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो पैरेलल लाइंस होती है इसमें, तो दोनों सेम लेंथ की पैरेलल लाइन होगी, इसमें एक पैरेलल लाइन बड़ी और एक छोटी, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखिएगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलता है और पाथ कंप्लीट करके नेगेटिव तक जाता है। यहाँ बीच में जो है ना एयर स्पेस है, बीच में खाली है, तो ये यहाँ से कूद कर यहाँ नेगेटिव के पास नहीं जा सकता, इसको नेगेटिव के पास जाना है, इसीलिए ये गैप बनाया गया है और तभी करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव तक जाएगा। अब करंट गया मतलब चार्ज गया, तो ये वाला कैपेसिटर है C1, ये वाला कैपेसिटर है C2, ये वाला कैपेसिटर है C3। तो भाई इसमें चार्ज तो रहेगा Q, सिमिलरली इसमें भी चार्ज तो रहेगा Q और इसमें भी चार्ज रहेगा Q। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स, यानी कि इसमें वोल्टेज V1, इसमें वोल्टेज V2 और इसमें वोल्टेज V3। मेरी बात समझ में आ गई? V1, V2, V3 इस तरह से स्प्लिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी है? V है, ठीक है। तो इसमें से वोल्टेज निकली, इस कैपेसिटर के पास गई, इसके पास गई, इसके पास गई, तो इसी ने तो निकाल कर इनको दे दी वोल्टेज, ठीक है। पानी चाहिए? देखना है क्या बॉटल इधर कितनी शायद है, बिल्कुल। तो इसमें वोल्टेज V1 गया, इसमें वोल्टेज V2 गया, इसमें वोल्टेज V3 गया, ठीक। अब देखिएगा, तो हम ये कहेंगे, हमने क्या देखा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV होता है तो V क्या हो जाएगा भाई? V हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि V1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q अपॉन C1। हियर V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। तो हमारे पास V1, V2 और V3 तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, सुभान, वंश, शांति, अक्षय, सुमेन, ठीक है, बता दीजिए, बता दीजिएगा। V1, V2, V3 ये हो गया। अच्छा, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला वोल्टेज है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। पूरा का पूरा जो सर्किट है उसके कैपेसिटेंस को, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ एंटायर सर्किट, मतलब पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है, इज कैपिटल C, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। पूरे सर्किट का वोल्टेज V, पूरे सर्किट में चार्ज तो Q ही रहेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो पूरे सर्किट का चार्ज Q, पूरे सर्किट का वोल्टेज V। इसमें आपकी वॉइस चली जा रही है, कोई ट्रैक नहीं करके, पता नहीं क्या बताऊँ, मुंह के पास लगा रखा है इसको, वही को भी। V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो गया। तो हम ये कहेंगे, सिंस वोल्टेज ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? V1 इसको दिया, V2 इसको दिया, V3 इसको दिया, तो तीनों का एडिशन तो V के ही बराबर होगा ना। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू डाल दीजिए। V की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन C। V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। तो ये जो Q अपॉन C है इसको लिखो Q इंटू 1 अपॉन C। इधर से Q कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो भाई Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास
ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया। तो ये ऐसा हो गया, याद रखिएगा कि जैसे रेसिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता था। तो यहाँ उल्टा होगा कि जब कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो हुआ कैपेसिटर्स इन सीरीज। नेक्स्ट लिखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करिएगा। बल्कि पहले यही वाली लाइन लिखेंगे, जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है या चार्ज सेम रहता है, वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लिखेंगे इन पैरेलल पैरेलल voltage remains same and current or charge divides, current or charge divides। ठीक है, अब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिएगा। कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और तीसरा। और फिर वोल्टेज सोर्स V प्लस माइनस करंट यहाँ से निकला, अब यहाँ से निकलकर अब ये डिवाइड होगा। करंट जो है डिवाइड होता है, करंट और चार्ज डिवाइड्स। तो भाई यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना जा रहा है, इसमें चार्ज जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2 और इसमें जाएगा Q3। अब वोल्टेज, अच्छा इनका तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, C1, C2 और C3। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज गोइंग टू बी द सेम, वोल्टेज V और V, वोल्टेज V ही रहेगा तीनों में। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो करंट डिवाइड्स मतलब चार्ज डिवाइड्स। तो अब क्या करना है, अब क्या चीज़ किसके इक्वल है, हम ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज था, वोल्टेज किसके इक्वल था, तीनों के सम के इक्वल। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था ना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी चार्ज डिवाइड हो रहा है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होगा। तो हम ये कहेंगे हियर Q1 इज इक्वल टू, Q क्या होता है C इंटू V, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। Similarly, Q2 is equal to C2 into V. C2 into V. And Q3 is equal to C3 into V. तो Q3 जो है वो C3 into V के बराबर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब let capital C be the capacitance of the entire circuit, capital C be the capacitance of the entire circuit, then C is equal to पूरे सर्किट का जो चार्ज है वो क्या है, Q है, और पूरे सर्किट में जो वोल्टेज है वो कितनी है, V है। ठीक है, तो C is equal to Q is equal to CV, Q is equal to CV, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि since Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, क्योंकि चार्ज डिवाइड हुआ तो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 हो गया। तो Q की जगह यहाँ लिखेंगे CV, Q1 की जगह लिखेंगे C1V, Q2 की जगह लिखेंगे C2V, Q3 की जगह लिखेंगे C3V। CV इज इक्वल टू, इधर V कॉमन आ गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसल आउट हो गया,
V से V कैंसिल आउट हो गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि रेसिस्टेंसेस का सीरीज कनेक्शन था। रेसिस्टेंसेस को सीधा ऐड कर देते थे, अगर कैपेसिटेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो सीधा ऐड करिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आकाश क्लियर है? सब क्लियर है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हुआ पेज नंबर 33 पर था ये, 33, 34, 25 ये तीनों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 36 पर आ जाइए। पेज नंबर 36 पर है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ठीक है? तो उसका एक फॉर्मूला है, एक्चुअली 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं इसके। एनर्जी स्टोर्ड इन a capacitor is given by E is equal to half CV square। Energy stored in a capacitor तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए इसमें जब हम सिलेबस देखेंगे ना तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, और ये लिखा हुआ है, तो उसको मैंने डेरिवेशन इंक्लूड नहीं करा है। सीधा सीधा बस ये याद रखिए कि एनर्जी अगर पूछा जाएगा तो वो हाफ CV स्क्वायर। ठीक, अब फिर उसके बाद आगे की कहानी क्यों दे रखी है? आगे कहानी इस वजह से दे रखी है क्योंकि हमें ये एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि सिर्फ एक फार्मूले से काम नहीं चलेगा, तो बाकी के फार्मूले रटने ना पड़े, सीधा याद रखना। जैसे काइनेटिक एनर्जी याद रहती है ना, हाफ mv स्क्वायर, तो m ना होकर यहाँ पर c है, ठीक है? तो हाफ CV स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखा कि E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि C को तो एज इट इज छोड़ेंगे और V को लिखेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है सिंस Q इज इक्वल टू CV, अब ये जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो हम क्या करेंगे कि C को तो एज इट इज रहने दीजिए। तो एक फॉर्मूला तो ये है ही, ये याद रखना है। दूसरा हाफ ये C एज इट इज रहेगा। V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, ये क्या हो गया Q अपॉन C का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू हाफ C, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो E का एक फॉर्मूला और बन गया Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक, अब हमने क्या करा था यहाँ पर C को एज इट इज छोड़ा था और V को लिख दिया था Q अपॉन C। अब क्या करिए, V स्क्वायर को एज इट इज छोड़िए, C को लिख दो Q अपॉन V। दूसरा फॉर्मूला ये हुआ। ऑल्सो E is equal to half CV square, तो E is equal to half, अब C की जगह मैं लिख दूंगा, C की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V, Q अपॉन V, और यहाँ पर V स्क्वायर है तो एक V से एक भी कैंसिल आउट हो गया, तो E is equal to half QV, एक ये फॉर्मूला भी है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है और चार्ज की वैल्यू है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में हाफ QV लगाइए। किसी में हमारे पास चार्ज दे रखा है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C लगाइए, और कहीं पर कैपेसिटर और वोल्टेज की वैल्यू होती है। तो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको देखिए, जिसकी ज़रूरत हो वो लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें क्वेश्चन एक ही इंक्लूड करा है, एक क्वेश्चन एक क्लास रखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी पहले ये वाला देखते हैं। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown। तो ऐसा होता है कि जो ये कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर की अगर बात करें कि 1 फैराड बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है 1 फैराड। ठीक है,
तो 1 फैराड बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। आप ज़्यादातर देखेंगे कैपेसिटेंसेस की वैल्यू जो है वो माइक्रो फैराड के ऑर्डर की दे रखी होती है। यहाँ भी माइक्रो फैराड ही दे रखा है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो अब देखिएगा 3 identical capacitors C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown। तो पहले तो डायग्राम वैसा बनाएंगे जो दे रखा है, फिर उसके बाद डायग्राम ऐसा बनाएंगे जो हमें थोड़ा आसान लगे, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाइएगा जो इन्होंने दे रखा है। तो C1, C2 C1, C2 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया 12 वोल्ट। इधर हो गया C3, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको मैं ऐसा बनाता हूँ कि जो देखने में थोड़ा सा ठीक लगने लगे, ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। हमें ये पता चल जाए कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, सीरीज़ का कैसे पता चलता है? जब भी किसी वायर में मैं देखता हूँ कि कोई वायर एक जगह से शुरू हुआ दूसरी जगह पर ख़त्म हुआ और दोनों एंड्स के बीच में 1, 2, 3, 4 या 10 कैपेसिटर्स एक साथ एक के पीछे एक लगे हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सीरीज़ कनेक्शन। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगर इस वाले एंड को और इस वाले एंड को फिक्स मान लूँ, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही करा जाता है कि किन दो एंड्स को फिक्स माना जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला एंड और एक नेगेटिव टर्मिनल वाला एंड। उनको फिक्स एंड मानकर ये जो है इस डायग्राम को आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, यानी कि पॉजिटिव से और नेगेटिव तक C1 और C2 एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं। तो C1, C2 ना देखने में भले ही पैरेलल दिखाई दे रहा होगा, पैरेलल लाइन से ना, उनको क्या देखना है, एक ही वायर में एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो वायर कैसे देखेंगे, तो हम ये कहेंगे भाई एक पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल कर पूरा वायर नेगेटिव तक जा रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में 2 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो ऐसे बनाएंगे इसको C1, C2। सिमिलरली पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जुड़ रहा है C3, यहाँ बनाएंगे C3 और नीचे बनाएंगे 12 वोल्ट ऐसे। C1, C2, C3 इस तरीके से बनेंगे। तो दोबारा देख लीजिएगा, हमने जरा सी भी गड़बड़ नहीं करी है इसमें। पॉजिटिव से निकला और ये निकल कर यहाँ पर सीधा C1, C2 और फिर इस तरीके से आया, नेगेटिव में आ गया। तो ऐसे ही पॉजिटिव से निकला और वापस यहाँ नेगेटिव में आया। फिर देखिए पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में आया, एक ही वायर सिंगल, और बीच में क्या आया C3। तो पॉजिटिव से निकला और घूमकर नेगेटिव में आया और बीच में एक ही कैपेसिटर आया C3 आया। तो मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। ऐसे बनाते ही अब जरा ये देखेंगे कि भाई पूछ क्या क्या रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में पूछ क्या क्या रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर, जिनको हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। अभी बताते हैं। ये दिखाई दे गया 1, 2, 3 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों की तीनों क्या है, अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, तो ये पैरेलल में हो गया। तो अब ये बोलेंगे कि यहाँ पर जब पैरेलल में है तो वोल्टेज रिमेन सेम, यहाँ पर भी V जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग होगा, ठीक है। इस पूरी ब्रांच में वोल्टेज V रहेगी, लेकिन यहाँ वोल्टेज जाएगी V1 और यहाँ वोल्टेज जाएगी V2। और ये जो V1 और V2 है ये इस V के बराबर होगा। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताता हूँ। जब भी कभी मेरे को सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आपको ये देखना है कि शुरुआती पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो हम ये बोलेंगे कि उनके बीच में जो भी कुछ चीज़ जुड़ी हुई है वो सब आपस में सीरीज में है। तो हम ये देखेंगे शुरुआती पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव से यहाँ तक हम पहुँचे और घूम फिर कर नेगेटिव तक आए। तो C1 और C2 आपस में सीरीज में है,
ठीक है। अब देखिए C1 और C2 इस ब्रांच का शुरुआती पॉइंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और एंड पॉइंट वो नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल, एंडिंग पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच ये पैरेलल में है, ये आपस में पैरेलल में है। तो जब आपस में पैरेलल में है तो भाई इस वाली ब्रांच में वोल्टेज V जाएगा, इस वाली ब्रांच में भी वोल्टेज V ही जाएगा, लेकिन इस ब्रांच में विद इन दिस ब्रांच दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? अब आप ये देखिए कि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट चार्ज डिवाइड्स। तो भाई यहाँ पर जो चार्ज है उसको मैं बोल दूंगा Q3, चार्ज डिवाइड होता है, और यहाँ पर जो चार्ज है उसको मैं बोल दूंगा Q1 और Q2। लेकिन ये जो Q1 और Q2 है ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये Q1 और Q2 ये दोनों कैपेसिटर्स जो है ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ कहेंगे V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता आपको क्या है, एंड Q3 इज इक्वल टू अगेन क्वेश्चन मार्क, ये भी हमको नहीं पता। उन्होंने यही बोला है कि आपको ये निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फर्स्ट पार्ट में यही निकालना है। मैं आगे चलता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, आकाश, अक्षय, सुभान, सोमेन, शानवी, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए ये मैं डाउनलोड करता हूँ। हाँ जी, तो अब वोल्टेज इधर V ही रहेगी, और क्या बोला था भाई, कैपेसिटेंसेस की वैल्यू कितनी कितनी है? तीनों C1 ये वाली C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड का मतलब हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, Q इज इक्वल टू C, तो Q3 इज इक्वल टू C3V, Q3 इज इक्वल टू C3V, तो C3 कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो 12 6 72 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसमें कंफ्यूज मत होना, कूलम ये कूलम चार्ज की यूनिट हो गई, और ये जो C होता है कैपेसिटर की यूनिट। इसको लिख दो 72 माइक्रो कूलम, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 लिखने से बचना चाह रहा था, तो 72 माइक्रो कूलम लिख दिया इसको। उसके बाद यहाँ आएंगे इधर इस वाली ब्रांच में, तो यहाँ होगा Q1 इज इक्वल टू C1V1 is equal to C1V1 and Q2 is equal to C2V2. Since Q1 is equal to Q2, since Q1 is equal to Q2, it implies that C1V1 is equal to C2V2, तो C1V1 is equal to C2V2 ये हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, Q1 is equal to C1 भी 6 माइक्रोफैराड है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 C1, और V1 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, तो V1 लिख दिया ऐसे हमने। एंड Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और V1 और V2 दोनों की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, Q1 और Q2 हमारे पास आ गया है, और दोनों जो वैल्यूज़ हैं Q1 भी और Q2 भी वो दोनों इक्वल आने वाली हैं। ठीक, ये निकाल लेते हैं।
V तो 12 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट जा रहा है, तो हम ये करेंगे नहीं, एक काम करेंगे ना, जैसे ये जो वोल्टेज है ये V है और ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, हम ये कहेंगे कि सिंस C1 is equal to C2 and Q1 is equal to Q2, therefore V1 is equal to V2, V1 और V2 के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे and V is equal to V1 plus V2, तो V1 is equal to V2 है, इसको x मान लीजिए, तो V is equal to कितना हो जाएगा x plus x यानी कि 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी V/2, x की वैल्यू कितनी होगी 6 वोल्ट। ये बताते कि ये समझ गया कि नहीं, बराबर हो गया ना भाई, क्योंकि हमारे पास Q1 जो है और Q2 जो है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, और C1 जो है, C1 और C2 दोनों इक्वल दे रखे हैं, C1 और C2 दोनों इक्वल दे रखे हैं। अच्छा Q1 Q2 इक्वल क्यों होंगे? हाँ सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे जो चार्ज है वो सेम रहता है, तो Q1 और Q2 दोनों इक्वल होंगे, C1 और C2 इक्वल है वो दे रखा है, तो इसका मतलब V1 और V2 भी इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू C1 V1, तो C1 V1 Q1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2, तो हमारा वोल्टेज भी इक्वल होगा, वोल्टेज इक्वल होगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, तो 6 वोल्ट यहाँ चला जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ चला जाएगा, दैट इज V1 is equal to V2 is equal to 6 volt, equal to 6 volt। अब क्या करिए, Q1 निकाल लो, और Q1 निकला तो समझ लो Q2 भी निकल गया। तो Q1 is equal to 6 into 10 की पावर -6 V1, 6 into 10 की पावर -6 into V1 कितना आया 6 वोल्ट, तो 36 into 10 की पावर -6 कूलम, 36 माइक्रो कूलम। Q1 is equal to Q2 is equal to 36 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर तो हमारा इस तरह से आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, सिंस C1 and C2 are in series, C1 and C2 are in series, so their equivalent capacitance कैसे निकलेगा, 1/C12 लिख दो, 1/C12, ये 1 और 2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। बताया था ना कि अगर सीरीज में है तो वो जैसे रेसिस्टेंसेस पैरेलल में बिहेव करते थे वैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो 1/C12 इज इक्वल टू कितना है सबका 6 माइक्रोफैराड है, तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3, तो C12 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। C12 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, C1 और C2 का C3 के साथ पैरेलल में है। नाउ C12 and C3 are in parallel, therefore C मतलब ओवरऑल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C12 प्लस C3। C12 कितना आया 3 और C3 कितना है 6 ही है, ये हो गया 9 माइक्रोफैराड।
तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है पूरे नेटवर्क का वो कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, थर्ड पार्ट आप कर ही लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये जो नेटवर्क है कैपेसिटर्स का जो दे रखा है, इसमें एनर्जी स्टोर कैसे निकलेगा, सी मेरे पास आ गया, पूरे की वोल्टेज हमारे पास है, तो हाफ सी वी स्क्वायर करिए एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी की यूनिट जूल। तो थर्ड पार्ट है एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी कितना है 9 माइक्रोफैराड। तो याद रखिएगा 10 की पावर -6 लगाना मत भूलना। यहाँ तो कैपेसिटर्स का ही एडिशन चल रहा था, तो इसलिए उसको हमने माइक्रोफैराड में ही फाइनल आंसर निकाला। लेकिन यहाँ ऐसा ही 9 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज कितना है 12, 12 का स्क्वायर 1/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6, 12 का स्क्वायर इज 144, 72 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63 और 1 648 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स, मतलब 648 माइक्रो जूल। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। इन्होंने 6.48 इंटू 10 की पावर -4 जूल दिया, एक ही बात। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। और बाकी जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और वही ना, आप एक बार बस ग्रुप पर ही मैसेज चेक कर लेना, कल भी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, वही आधे घंटे की। ठीक है, तो आप मैसेज चेक कर लेना, मैं 6, सवा 6 या 6:30 बजे तक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी बच्चे को, जो आपका जो ग्रुप है, किसी भी बच्चे को लगे कि जो भी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया था वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो बता देना, दोबारा करा देना। ठीक है, चलिए जी, ओके।